नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपके आने वाला कोई भी पेपर 1 है उसमें आपको हेल्प मिल सके, या फिर आपका कांस्टेबल का एग्जाम है, जो भी आपके एग्जाम है उन सब में आपको हेल्प मिल सके जहाँ पे भी हिमाचल जीके जो है वो पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलते हैं त्रिगर्ता कंट्री रेफर्स टू द लैंड दैट लाइज बिटवीन सतलुज एंड दी। तो बोलते हैं त्रिगर्त जो है ना वो उस भूमि को संदर्भित करता है जो सतलुज और डैश के बीच में स्थित है। सतलुज और कौन सी नदी के बीच में वो स्थित है जिसको त्रिगर्त जो है वो कहा जाता है। देखो, सबके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि त्रिगर्त कांगड़ा का नाम है तो ब्यास नदी होगा। नहीं, ब्यास नहीं है, ये रावी नदी है। रावी नदी है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि जो सतलुज और रावी के बीच का जो क्षेत्र था उसको जो है वो क्या कहते थे, उसको त्रिगर्त जो था वो कहते थे, उसको त्रिगर्ता कहा जाता था। वैसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हमारे पास जो दिया गया है एंशियंट टाइम का कांगड़ा को लेकर, तो कांगड़ा को नगरकोट भी कहते थे, भीमकोट भी कहा जाता था। कांगड़ा को जो त्रिगर्त कहते थे वो महाभारत में इसको त्रिगर्त कहा गया है। क्यों कहा गया है त्रिगर्त इसको? इसका मतलब यह है कि 3 नदियों से इसको ड्रेन किया जाता था, सिंचा जाता था। ये 3 नदियां थी, सतलुज, ब्यास और रावी। तो सतलुज और रावी के बीच का जो क्षेत्र था वो कौन सा था? वो था त्रिगर्त। ये आपने ध्यान रखना है। तारीखे यामिनी जो कि उत्बी के द्वारा लिखी गई है, उत्बी एक प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करता था मोहम्मद गजनी का, तो उत्बी के द्वारा जो था वो तारीखे यामिनी में जो है वो त्रिगर्त को नगरकोट कह के जो है वो संबोधित, नगरकोट को जो है वो भीमनगर कहकर जो है वो संबोधित किया गया है। नगरकोट को उसने भीमनगर लिखा है। और उसी तरह फरिश्ता ने जो है वो क्या लिखा है? फरिश्ता ने भीमकोट कहकर जो था वो लिखा है। फरिश्ता ने भीमकोट कहकर लिखा है। और उसी तरह जो है वो तारीखे यामिनी में उत्बी के द्वारा नगरकोट को भीमनगर लिखा गया है। तो ये डाटा ध्यान रखना है। हिमाचल की नदियों की बात करें तो वैसे अभी का जो कांगड़ा है वो ब्यास नदी जो है वो मुख्य नदी यहाँ से होकर बहती है, जो मुख्य नदी होकर बहती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से वो है ये ब्यास नदी। बाकी तो कांगड़ा में छोटी छोटी नदियाँ जिनको हम खड्डे कहते हैं वो बहुत सारी हैं जो कि ब्यास में चलकर मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डेट ऑफ विच फेस्टिवल इज डिसाइडेड बाय लामाज ऑन दी बेसिस ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन। तो बोलते हैं कि कौन सा त्यौहार ऐसा है जिसकी जो त्यौहार की तारीख होती है वो ज्योतिषीय गणना के आधार पर जो है लामाओं के द्वारा की जाती है। तो देखो, हिमाचल में अलग अलग फेयर मनाए जाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो ऐसा ही एक गोची त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? गोची त्यौहार। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गोची त्योहार की जो डेट है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाती है? गोची त्योहार की जो डेट है वो आपने ध्यान रखना है, लामास के द्वारा जो है वो डिसाइड की जाती है। जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन होती है उसके बीच में, उसके हिसाब से जो है उसको ये तय करते हैं। अगर हम बात करें ये गोची त्योहार मनाया कहाँ पर जाता है तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है मुख्य रूप से मनाया जाता है। इसको जो है वो गामरंग कोठी जो कि केलोंग में पड़ता है वहाँ पर जन और फेब के महीने में जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। लाहौल स्पीति की ही जब बात हो रही है तो लाहौल स्पीति के अलग अलग फेयर फेस्टिवल हम टाइम टू टाइम जो है वो पढ़ते रहते हैं। तो एक बार जल्दी से लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल को रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर देखिए लाहौल स्पीति के जो फेयर फेस्टिवल लिखे गए हैं उसमें लाहौल स्पीति का जो फेयर फेस्टिवल है उसमें थॉन फेस्टिवल आता है जो कि अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। एंड ऑफ विंटर में ये मोस्टली होता है। लदराचा फेस्टिवल होता है, ये फेस्टिवल किब्बर विलेज में मनाया जाता है। किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी लाहौल स्पीति में पड़ती है और ये जुलाई के महीने में जो है लदराचा मनाया जाता है। लोसर हो गया, लोसर को जो है वो हालदा फेस्टिवल भी कह देते हैं। लाहौल रीजन में मनाया जाता है, तिब्बतन न्यू ईयर के रूप में इसको मनाते हैं और ये सेलिब्रेशन फेब के महीने में जो है वो की जाती है। और ग्यागो फेस्टिवल हो गया, ये फेस्टिवल जो है वो फेयरवेल होती है ओल्ड ईयर को, जैसे एंड ऑफ दिसंबर में जब नया पुराना साल जाने वाला होता है, नया साल आएगा तो ये फेयरवेल होगी ओल्ड ईयर को, इसको ग्यागो जो है वो कहते हैं। नामगा हो गया, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको सितंबर में जो है वो मनाते हैं। याबे हो गया, याबे फेस्टिवल जो त्रिलोकीनाथ मंदिर आता है लाहौल स्पीति के उदयपुर में, वहाँ पर ये ओल्ड मैन वुमेन के द्वारा जून के महीने में जो है वो मनाया जाता है। तो याबे भी ध्यान रखना है आपने, ये सारे इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, फेयर फेस्टिवल आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर द लाइव स्टॉक सेंसस 2019 हिमाचल प्रदेश हैज व्हाट परसेंटेज शेयर ऑफ इंडियाज टोटल लाइव स्टॉक। तो बोलते हैं कि पशुधन जनगणना हुई 2019 में। अब ये पशुधन जनगणना 2019 में हुई तो ये क्वेश्चन अभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत में जो कुल पशुधन है उसमें से हिमाचल प्रदेश में कितनी % हिस्सेदारी जो है वो
की है। तो हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी बतानी है पूरे इंडिया के लाइव स्टॉक में। लाइव स्टॉक होता है पशुधन, तो इसकी हिमाचल की जो हिस्सेदारी है वो है 0.82%। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लाइव स्टॉक सेंसस 2019 में हुआ, इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो लाइव स्टॉक का परसेंटेज आता है वो 0.82% आता है। उसी तरह से यहाँ से इंपॉर्टेंट डाटा हम डिस्कस करेंगे। बोलते हैं 2019 के लाइव स्टॉक सेंसस के अकॉर्डिंग जो लाइव स्टॉक जो आता है हिमाचल प्रदेश में वो 0.82% आता है। उसी तरह अगर हम पोल्ट्री की बात करते हैं, जो मुर्गी होती है पोल्ट्री की बात करते हैं, तो वो भी डाटा आया, वो 0.16% आता है। पूरे इंडिया का जो पोल्ट्री है उसका 0.16% तो हिमाचल कंट्रीब्यूट करता है। इसमें फिर क्या किया गया, इस जनगणना में रैंकिंग भी की गई। इस रैंकिंग को कैसे किया गया, इस रैंकिंग को ऐसे किया गया कि कैटल में जो है वो एक रैंकिंग निकाली गई, पोल्ट्री में एक रैंकिंग निकाली गई। तो हिमाचल प्रदेश की जो कैटल में रैंकिंग रही वो 20th स्थान रहा, यानी कि 20वां नंबर जो है वो कैटल में हिमाचल प्रदेश का रहा। और अगर हम पोल्ट्री में बात करते हैं, पोल्ट्री यानी कि मुर्गी पालन में अगर हम बात करते हैं, तो हिमाचल का यहाँ पर स्थान 27 रहा। ठीक है जी, ये भी आपने ध्यान रखना है, 20th स्थान रहा इसमें और 27 स्थान रहा पोल्ट्री में। तो इन दोनों की रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन शायद पूछा जा गया है, पर हमने टेस्ट सीरीज में भी ये पढ़ा है, हमने अलग अलग पार्ट्स में ये पढ़ रखा है। पेपर 1 की अगर आपका कोई पेपर 1 है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कोपरा वाटरफॉल स्प्रिंग इज नियर। तो हिमाचल प्रदेश में अब अलग अलग वाटरफॉल आते हैं। अब बोलते हैं कोपरा वाटरफॉल जो है वो कहाँ पर पड़ता है। कोपरा वाटरफॉल जो है वो नदौन के समीप जो है वो पड़ता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम वैसे ही वाटरफॉल्स की बात करते हैं तो नदौन में पड़ता है, ये नदौन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। क्वेश्चन एक बार एचएएस के एग्जाम में बहुत पहले पूछा गया था, नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है। नदौन ब्यास नदी के किनारे स्थित है। अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी जो विधानसभा सीट आती है वो भी नदौन ही जो है वो आती है। हिमाचल प्रदेश में जो वाटर स्प्रिंग हैं वो कौन कौन से हैं, उनके क्या नाम है। हिमाचल प्रदेश में कोपरा वाटर स्प्रिंग आता है, ये नदौन में जो है वो पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी भी वाटर स्प्रिंग आता है, माता ज्वालामुखी का मंदिर भी जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आपने ध्यान रखना है कि जो ज्वालामुखी वाटर स्प्रिंग है ये गर्म पानी का स्रोत है और ज्वालामुखी माता का मंदिर जो है वो डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सलोल एक वाटर का स्प्रिंग आता है, सलोल करके। ये जो सलोल वाटर का स्प्रिंग है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, कैप्टन ए कॉलमैन के द्वारा इसकी खोज था वो की गई थी। ठीक है जी। और आपने सुलह वाटर स्प्रिंग भी ध्यान रखना है, सुलह वाटर स्प्रिंग भी जो है वो एक है और ये भी सुलह वाटर स्प्रिंग जो है वो कांगड़ा में पड़ता है, सलोल कांगड़ा में पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये हो गए हमारे पास वाटर स्प्रिंग जो अलग अलग आते हैं। वैसे ही हमारे पास जो है कुछ वाटर स्प्रिंग और भी हैं, जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि मणिकर्ण के बारे में पूछ जाता है कि कहाँ पर पड़ता है, कुल्लू में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, पार्वती नदी के किनारे जो है ये स्थित है। पार्वती किसकी सहायक नदी है, पार्वती ब्यास की सहायक नदी है। तत्तापानी के बारे में पूछा जाता है, तत्तापानी जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तत्तापानी जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है, सतलुज नदी के किनारे जो है ये स्थित है। कसोल के बारे में पूछा जाता है, कसोल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। और आपने ध्यान रखना है वशिष्ठ हो गया, ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, ये मनाली के नजदीक पड़ता है और ये ब्यास नदी के किनारे स्थित है। जियोरी हो गया, जियोरी जो है किन्नौर में पड़ता है और जियोरी वाटर स्प्रिंग गर्म पानी का स्रोत है, ये ठंडे पानी का स्रोत है। तो जियोरी जो है वो हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये भी पता होना चाहिए। तो ये हमने वाटर स्प्रिंग्स जान लिए अलग अलग। हमने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट किया, हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट किया। तत्तापानी जाना जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है, सतलुज नदी के किनारे पड़ता है। तो इस सब डाटा को जो है वो ध्यान रख के, ये सारा का सारा डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं राजा ऑफ विच प्रिंसली स्टेट हेल्प्ड जहांगीर इन कैप्चरिंग दी कांगड़ा फोर्ट। तो बोलते हैं कि कांगड़ा जो किला था ना, कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए जहांगीर की मदद किसके द्वारा की गई थी। जहांगीर की मदद की गई कि कांगड़ा किले को वो कैप्चर कर सके। तो जहांगीर की मदद किसके द्वारा वहां पर की गई थी। जहांगीर की मदद जो था वो नूरपुर के राजा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी नूरपुर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। स्पेसिफिक रूप से यहाँ पर रियासत का नाम नहीं पूछा गया है, यहाँ पर राजा का नाम नहीं पूछा गया है, यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से रियासत का नाम पूछा गया है। तो वो नूरपुर रियासत आपने ध्यान रखनी है। अब नूरपुर रियासत के राजाओं का क्या इतिहास रहा कांगड़ा के प्रति वो भी हम जानते हैं। नूरपुर जो रियासत थी उसके एक राजा थे जिनका नाम सूरजमल हुआ करता था। सूरजमल जो था जब राजा बने थे तो उन्होंने जो था वो क्या किया था,
कांगड़ा किले पर जो कब्जा करना था, उस अभियान को जो है वो संभाला, वो उनको जिम्मेदारी जो है वो दी जाती है। तो सूरजमल के साथ जो है वो मुर्जिता खान भी होते हैं और बाद में शाह कुली खान भी होते हैं, मोहम्मद तकी भी होते हैं। इनके साथ जो है वो लड़ाई हो जाती है बाद में चलकर, तो अभियान को रद्द कर दिया जाता है। अब लड़ाई तो हो गई थी, तो सूरजमल ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और कांगड़ा पर कब्जा करने लग पड़ा। जहांगीर जो है वो, जहांगीर को सूरजमल की हरकतों का पता चला, तो जहांगीर ने सूरजमल के छोटे भाई जो जगत सिंह था, जगत सिंह को जो था वो सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। सूरजमल एक तरह से विद्रोह कर रहा था, तो सूरजमल जो था वो भागना पड़ा, वो चंबा चला गया। बाद में वो पकड़ा गया और उसको मृत्युदंड जो था वो दे दिया गया। अब राजा बनता है जगत सिंह को राजा बनाया गया। अब जगत सिंह राजा बन गया, तो जगत सिंह के पास जिम्मेदारी आ जाती है कांगड़ा किले को कैप्चर करने की। उसने सहायता की, कांगड़ा किला कैप्चर भी हो गया। जहांगीर कांगड़ा किले को देखने के लिए भी आता है, तो 1622 में वो क्या करता है, वो नूरपुर से होकर गुजरता है। उस टाइम नूरपुर का नाम धमेरी हुआ करता था, तो धमेरी से होकर वो गुजरता है। अब जहांगीर को इम्प्रेस करने के लिए जगत सिंह ने क्या किया, जगत सिंह ने धमेरी जो नाम हुआ करता था, धमेरी का नाम बदल दिया और नूरपुर नाम उसका जो था वो रख दिया। नूरपुर नाम उसका रख दिया क्योंकि नूरपुर नाम इसलिए रखा गया, जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां हुआ करता था, नूरजहां के नाम पर ये नूरपुर नाम जो था वो पड़ा था। अब जगत सिंह की बाद में चलकर हमें देखने को मिलता है कि वो एक ढलोग की लड़ाई जो है वो लड़ता है 1623 में। वो राजा जनार्दन के साथ लड़ता है। जनार्दन चंबा का राजा होता है। जनार्दन के साथ ये लड़ाई लड़ी जाती है, तो राजा जनार्दन जो है वो इसमें मारा भी जाता है। बाद में यहीं से हमें देखने को मिलता है कि 1640 में जो है वो ये विद्रोह भी करता है मुगलों के खिलाफ। जो है जगत सिंह अपने पुत्र राजरूप सिंह के साथ मिलकर जो है वो विद्रोह करता है, जिसे दबाने के लिए जो है शाहजहां उस टाइम हुआ करता, शाहजहां ने जो मुराद बख्श को भेजा था। तो ये हमें अलग अलग सिनेरियो देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताए वो सूरजमल के कुछ पॉइंट थे, जगत सिंह के कुछ पॉइंट थे, 1622 हो गया, ढलोग हो गया, किसके साथ बैटल ऑफ ढलोग हुई थी और इसमें कौन मारा गया था, वो सारे पॉइंट्स आपने ध्यान रखना, एग्जाम में वही पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेंटिंग ऑफ निकोलस रोरिक। तो निकोलस रोरिक एक रशियन पेंटर थे, इनके नाम पर रोरिक आर्ट गैलरी भी है जो नगर में स्थित है। अब बोलते हैं इनमें से कौन सी निकोलस रोरिक की पेंटिंग है। अब पेंटर थे, रशिया के पेंटर थे, इंपॉर्टेंट पेंटर थे, तो इनके द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई गई उसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो प्रसिद्ध पेंटिंग इनकी है वो है द सिटी ऑफ सरपेंट। ये आपने ध्यान रखना, सिटी ऑफ सरपेंट इनकी एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स बनाई गई उसमें क्या क्या पेंटिंग्स इनके द्वारा बनाई गई, एक तो ये हिमालय को लेकर बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स जो है वो बनाते हैं, तो इनके द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई और इनके द्वारा जो अलग अलग काम किए गए उसमें ड्रॉप ऑफ लाइफ बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। ड्रॉप ऑफ लाइफ आपने ध्यान रखना है। उसमें एक है साइन ऑफ मैत्रेय भी आपने ध्यान रखना है, ये भी इनके द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई है। बैनर ऑफ द ईस्ट भी इनके द्वारा पेंटिंग जो है बनाई गई है, बैनर ऑफ ईस्ट भी पेंटिंग बनाई गई है। और अगर हम बात करें द सिटी ऑफ शेरपेंट्स हो गई, द लास्ट एंजल भी इनके द्वारा एक पेंटिंग बनाई गई है, द लास्ट एंजल पेंटिंग भी इनके द्वारा जो है वो बनाई गई है। ह्यूमन डीड करके एक पेंटिंग जो है वो बनाई है, ह्यूमन डीड करके ये पेंटिंग इनके द्वारा बनाई गई है। इनके द्वारा जो काम किए गए हैं उसमें एक अबॉर्ड ऑफ लाइट नामक जो है वो इनके द्वारा किताब लिखी गई है। हिमवत भी इनके द्वारा एक काम किया गया है, तो वो अबॉर्ड ऑफ लाइट हिमवत आपने ध्यान रखना है जो इनके द्वारा काम किए गए हैं। रोरिक के बारे में पता चल गया आपको कि इनकी आर्ट गैलरी भी है जो नगर में स्थित है। बाद में इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा जो काम किए गए जैसे कि द अबॉर्ड ऑफ लाइट हो गया, हिमवत हो गया, टलाई हिमालय हो गया, उनको भी ध्यान रखें। वो बेसिक है, क्योंकि क्वेश्चन जो अब पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है वो किस तरह से है, वो इस तरह से है कि उनकी पेंटिंग पूछ ली जाएगी, वो पूछ ले जाएगा। अब ये गैलरी कहाँ पर है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए हैं, सबको आते हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं व्हेन डिड राम सिंह ऑर्गेनाइज द फोर्स कंसिस्टिंग मेनली ऑफ पठानियाज ऑफ नूरपुर एंड कटोचीज ऑफ कांगड़ा टू आउस्ट द ब्रिटिश। तो बोलते हैं कि राम सिंह ने अंग्रेजों को बाहर करने के लिए मुख्य रूप से नूरपुर के पठानिया और कांगड़ा के कटोच के साथ मिलकर जो है वो एक सेना का आयोजन किया था। ये सेना का आयोजन कब किया गया था, कौन से ईयर की ये बात रही थी कि राम सिंह पठानिया जो कि नूरपुर का हुआ करता था उसने जो है वो क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसमें इसने साथ लिया पठानियों का जो कि नूरपुर के थे और कांगड़ा के कटोच वंश के जो लोग थे उनका साथ लिया। तो ये 1846 और 47 की बात है, 1846-47 की बात है जब ये किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखो होता क्या है, 1846 में
1845-6 में जो है वो एंग्लो सिख वॉर जो है वो होता है। उसके बाद जो है वो कुछ एक पार्ट ऐसे थे, कुछ एक हिमाचल के हिस्से ऐसे थे जो अंग्रेज़ों के अधीन आ गए थे। तो उसी वक्त जो था वो राजा वीर सिंह हुआ करते थे, उनकी भी मौत हो गई। नूरपुर के ये राजा हुआ करते थे। उनके बेटा जसवंत सिंह थे जिनको राजगद्दी पर बिठाया गया। जसवंत सिंह के सारे अधिकार जो हैं वो अंग्रेजों के द्वारा अपने अधीन ले लिए गए थे और जो उनकी रियासत थी उसको भी अपने अधीन करने की घोषणा की गई थी। तो वीर जो पठानिया थे, राम सिंह पठानिया, उनको ये रास नहीं आया, उनको ये मंजूर नहीं था। उन्होंने जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाई और अंग्रेज़ों को जो है वो घेरने की कोशिश की। अंग्रेज़ों को घेरने की कोशिश की, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, उन्होंने मतलब काफ़ी हद तक अंग्रेज़ों को हरा भी दिया था। अब इनकी लड़ाई थी चली हुई, तो इनके काफ़ी कुछ क्लोज मित्र भी थे, जिनमें से एक थे पहाड़ चंद। पहाड़ चंद नामक जो इनके मित्र थे उनके द्वारा इनको धोखा दिया गया। ये पूजा कर रहे थे और धोखे से अंग्रेजों ने स्ट्रेटजी बनाई और इनको पकड़ लिया। पहाड़ चंद ने जो था वो अंग्रेजों का साथ यहाँ पर दिया था। और आपने ध्यान रखना है कि जब इनको पकड़ लिया गया तो उसके बाद इनको काला पानी की सज़ा जो था वो सुनाई गई थी। काला पानी की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद इनको कहा जाता है कि रंगून भेज दिया गया और उनको बहुत बुरी तरह से जो था वो वहाँ पर टॉर्चर किया गया था। इनकी एज भी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 24 ईयर्स के ये हुआ करते थे और अनफॉर्चुनेटली वहीं पर इनकी डेथ जो था वो हो गई थी। तो इस तरह से जो था ये पूरी कहानी थी राम सिंह की। तो 1846-47 ध्यान रखना है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो 45-46 में हुआ था वो आपने ध्यान रखना है। अच्छा, सेकंड एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताएंगे। हर बार बताता हूँ मैं, सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो था वो कब हुआ था। बाकी हमने राम सिंह पठानिया के बारे में पढ़ लिया, नूरपुर का क्या स्टेटस उस टाइम हुआ करता था वो भी हमने जान ही लिया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ हिमालयन सर्किट। तो हिमालयन सर्किट के ऑथर, इसके लेखक जो है वो कौन है। हिमालयन सर्किट नामक किताब जो लिखी गई है वो जीडी खोसला के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब जीडी खोसला ने लिखी हिमालयन सर्किट नामक किताब। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एक बार उनको रिवाइज करते हैं। हमारे पास जो इंपॉर्टेंट किताबें आती हैं उनमें देखिए आप, एक तो पोलेंड्री ऑफ हिमालयस करके जो है वो किताब आती है। पोलेंड्रीज ऑफ हिमालय के अलावा जो है वो हमारे पास जो है वो हिमाचल इट्स अ शेप एंड स्टेट किताब आती हैं। ये किताबें जो हैं वो किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये वाई.एस. परमार जी के द्वारा जो है वो लिखी गई हैं। हमारे पास हिमालयज अबाउट ऑफ लाइट किताब आती है, निकोलस रोरिक के द्वारा, अभी हम पढ़ रहे थे। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट आती है जो कि मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ मंडी आती है जो कि विक्रम कायस्थ के द्वारा लिखी गई है। मुख्तसर तारीख रियासत चंबा आती है जो कि गरीब खान के द्वारा लिखी गई है। कंट्री लाइफ आती है जो कि नोहरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट आती है जो कि जे हटिशियंस के द्वारा लिखी गई है। एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट आती है जो कि जे.पी.एच. वोगल के द्वारा जो है वो लिखी गई है। हिमालयन सर्किट आती है जो कि जे.डी. खोसला ने लिखी है। कुल्लू एंड लाहौल आती है जो कि जी.सी. ब्रूस ने लिखी है। हिमालयन पिलग्रिमेज आती है जो कि बी. एन. दत्तार ने लिखी थी। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति ट्रैवल टू कश्मीर एंड लद्दाख आती है जो कि ए.पी.एफ. हारकोट के द्वारा जो है वो लिखी गई है। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स आती है जो कि डब्ल्यू.जी. आर्चर के द्वारा जो है वो लिखी गई है। कांगड़ा वैली पेंटिंग और कांगड़ा पेंटिंग आती है जो कि एम.एस. रंधावा के द्वारा जो है वो लिखी गई है। चंबा पेंटिंग आती है, वी.सी. ओहरी ने जो है ये लिखी है। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब आती है जो कि टी.एस. नेगी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें आपने ध्यान रखनी है जो कि अलग अलग राइटर्स के द्वारा जो है वो लिखी गई हैं। और ये हर एक किताब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस हर एक किताब को पता होना चाहिए कि जितने भी किताबें मैंने मेंशन की है कि ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, कौन इनके राइटर हैं, क्या किताब का नाम है, ये सारा पता होना चाहिए। 4-5 बार हमने बहुत बार रिवाइज़ किया है, ऐसे ही 4-5 बार आप भी रिवाइज़ करेंगे तो याद हो जाएगा। है तो कुछ नहीं इसमें, है तो सिर्फ रट्टा मार एक प्रोसेस है, इसमें तो रट्टा मारना ही पड़ेगा और सिंपल सी बात है, जब हम बार बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा। आगे बोलते हैं इन विच ईयर फ्रूट फार्म वाज एस्टेब्लाइज्ड इन पालमपुर। की पालमपुर में जो है वो बोलते हैं एक फलों का खेत फ्रूट फार्म जो है वो स्थापित किया गया। ये कब किया गया? पालमपुर में जो फ्रूट फार्म स्थापित किया गया था ये 1936 में किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वैसे तो फ्रूट फार्म की बात हो रही है तो पालमपुर में 1936 में किया गया था। पालमपुर जो मेनली जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? पालमपुर मेनली जाना जाता है टी के लिए, चाय के लिए जो है वो पालमपुर को जाना जाता है। तो चाय की कल्टीवेशन किस तरह से हुई उसके बारे में भी थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जो था वो पहले चाय की खेती स्टार्ट की गई थी। तो 1850 में जो था वो पालमपुर, कांगड़ा, बैजनाथ, बीड़ इन सारे क्षेत्रों में जो था वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जो था वो कांगड़ा की खेती स्टार्ट हो गई थी। परंतु एक डॉक्टर जेमसन आए जो कि सुप्रिटेंडेंट थे बोटेनिकल गार्डन के, उनके द्वारा दिल्ली
दिल्ली टी एस्टेट जो था वो स्थापित किया गया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो दिल्ली टी एस्टेट स्थापित किया गया था ये कब स्थापित किया गया था, तो ये 1852 में जो था वो स्थापित किया गया था। 1852 में इसको स्थापित किया गया था, बाद में चलकर इसको निशान टी एस्टेट भी कहा गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कांगड़ा की चाय के बारे में। चाय की भी बात हो रही है, फ्रूट की भी बात हो रही है, तो हमने HPMC भी पढ़ रखा है। HPMC की स्थापना कब की गई थी? 1974 में HPMC की स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग जो है वो उसका नाम है, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन जो है वो पूरा इसका नाम है। तो हमने HPMC का पूरा स्थापना जान लिया कब हुई थी, हमने चाय के बारे में थोड़ा सा जान लिया, इतना सा काफ़ी है यहाँ से जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, आगे बोलते हैं लिंकन बून विला अ फेमस वेराइटी ग्रोन इन सिरमौर इज ऑफ। तो बोलते हैं कि लिंकन बून विला जो कि सिरमौर में उगाई जाने वाली एक प्रसिद्ध किस्म है वो किसकी है? लिंकन बून विला जो है वो सिरमौर में उगाया जाता है और ये मुख्य रूप से उगाया जाता है सिरमौर में। तो ये किसका जो है वो वैरायटी है? ये जो है वो प्यास की वैरायटी है। प्यास ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। प्यास की ये वैरायटी है, चलो सही बात हो गया, प्यास की ये वैरायटी है। यहाँ से आपने इतना सा ध्यान रखना है कि ये प्यास की वैरायटी है, परंतु हमारे पास ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिनकी वैरायटीज़ पूछी जाती हैं। जैसे कि हमारे पास पूछ लिया जाता है कि एलिशन किसकी वैरायटी है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ क्योंकि स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। एलिशन पूछ लिया जाता है, मोंटी पूछ लिया जाता है, ये किसकी वैरायटी है। ब्रंग पूछ लिया जाता है, ये किसकी वैरायटी है। एबॉट पूछ लिया जाता है, ये किसकी वैरायटी है। तो ये सारी की सारी जो है वो किसकी वैरायटीज़ हैं जो यहाँ पर मैंने बताई। ये कीवी की वैरायटीज़ जो है वो आती हैं, ये कीवी की वैरायटीज़ आती हैं। उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो आलू भी काफ़ी मात्रा में जो है वो उगाया जाता है। तो आलू की वैरायटीज़ तो आपको पता ही होंगी, जो कुफरी के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हैं। तो कुफरी जीवन हो गया, कुफरी जवाहर हो गया, कुफरी पुखराज हो गया, कुफरी चंद्रमुखी हो गया, ये सारी आलू की वैरायटीज़ हैं। परंतु एक अप टू डेट भी आता है, अप टू डेट भी ये भी आलू की ही वैरायटी है, ये पता होना चाहिए। सिरमौर की भी जब बात हुई है तो सिरमौर में जिंजर यानी कि अदरक सबसे ज़्यादा जो है वो उगाया जाता है, लीड करता है सिरमौर जिंजर प्रोडक्शन में। और एक एग्जाम में पूछा गया था कि 2023-24 में जो जिंजर ग्रीन की प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है वो कितना रखा गया है। तो 2023-24 में जिंजर ग्रीन का जो टारगेट रखा गया है वो 34 टन जो है वो रखा गया है। ये 1000 में है, 34,000, इस तरह से 34 टन जो है ये आ जाएगा। और उसी तरह 2024-25 में ये टारगेट कितना है, तो 2024-25 में भी ये टारगेट जो है वो सेम ही है, 34 टन ही। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। 2023-24 में भी 34 है, 2024-25 में भी जो है ये 34 टन ही टारगेट इसका रखा गया है। तो ये टारगेट हो गया हमारे पास। जिंजर ग्रीन की बात हो गई, हमारे पास पोटैटो की बात होगी, प्याज की बात होगी, कीवी की बात हो गई। ये थोड़ी सी अलग अलग जो है वो वैरायटीज़ हैं, इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना जो है वो रहती है। क्वेश्चन देखिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एट विच प्लेस डज चंद्रभागा, जिसको चेनाब भी बोलते हैं, लीव्स चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंद्रभागा पहले चंद्रा और भागा नदी से अलग अलग इसके नाम हैं, फिर तांडी में ये मिलती हैं, फिर आगे चलकर चंबा में एंटर करती हैं, चेनाब के नाम से जानी जाती हैं, फिर चंबा को ये छोड़ जाती हैं। बोलते हैं चंबा को कहाँ पर ये छोड़ती हैं, ये आप कमेंट करके बताएंगे कि चंबा को ये कहाँ पर छोड़ती हैं। इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने मिशन लाइट का पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। तो अभी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले को ये कहाँ पर जो है वो छोड़ती है। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही पिन किया हुआ आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमें ज्वाइन कर लें टेलीग्राम के साथ साथ, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है जैसे कि पहले भी मिलती रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।